अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल हिस्ट्री प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़िशान चौधरी और आप देख रहे हैं 28 न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मर्द मुजाहिद की जो इस वक्त उम्मत मुसलमान की आंखों का तारा है, जो अल्लाह के वसीले से मजलूमों और बेसहारों का सहारा और दुश्मन के लिए खौफ और दहशत की अलामत है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रजब तैयब उर्दुगान की, जिनको तुर्की जुबान में रिसेप तैयब उर्दुगान कहा जाता है, जो इस वक्त तुर्की के मौजूदा सदर और हीरो हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के पास ही के शहर कासिम पाशा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अहमद उर्दुगान था, जो कि एक फल फरोश थे। आपके आबाओ अजदाद जॉर्जिया से ताल्लुक रखते थे। जब उस्मानियों और रूस की जंग हुई तो आपके आबाओ अजदाद तुर्की हिजरत कर आए। आप एक सच्चे और खरे मुसलमान हैं जो दीन से मोहब्बत करते हैं। 13 साल की उम्र में जब आपके घर के हालात खराब हुए तो मदरसे से आकर आप गलियों में लीमू का ठेला लगाया करते थे ताकि अपना और अपने स्कूल का खर्च उठा सके। 1973 19 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज किया। 1978 में 24 साल की उम्र में आपने एमन उर्दुगान से शादी कर ली। आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटों के नाम अहमद और बिलाल है और जबकि बेटियों के नाम इसरा और समैया है। और अगर बात करें आपके पॉलिटिकल कैरियर की तो आपने इसका आगाज स्कूल लाइफ से ही शुरू कर दिया था। 1973 में आपने नेशनल तुर्किश स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन की। 1973 में ही आपने कासिम पाशा पीएलए स्कूल में स्कूल पास किया। 1981 में आपने मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। और अगर बात करें आपके पॉलिटिकल कैरियर की तो आपने इसका आगाज स्कूल लाइफ से ही शुरू कर दिया था। 27 मार्च 1994 में जब अवामी इंतखाबात हुए तो आप इस्तांबुल के मेयर बने, लेकिन सेकुलर सोच रखने वाले लोगों को आपसे खतरा था, क्योंकि उनको डर था कि आप शराब और पब्स को बंद ना कर दें और आप हिजाब लाजमी ना करार दे दें। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने इस्तांबुल के बड़े बड़े मसलों को हल करने का सोचा। उस वक्त तुर्की के 3 सबसे बड़े मसले थे, जिसमें नंबर 1 ट्रैफिक, नंबर 2 साफ पानी और नंबर 3 आलूदगी था। आपने तीनों मसले ही हल किए। आप 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे, लेकिन इसके बाद आपके हालात खराब हो गए। आपने तकरीर के दरमियान एक इस्लामिक शायर की नज़म पढ़ी, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली की। लेकिन सेकुलर सोच रखने वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं और उन्होंने आपका पॉलिटिकल कोर्ट की तरफ से आपको 1 साल की सजा सुनाई, जो बाद में कम होकर 4 माह रह गई, लेकिन आपने ये सजा खुशी से कबूल कर ली। 2001 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो आपकी उसी तकरीर को हवाला बनाकर आपको इलेक्शन से रोका गया। आपके दोस्त ने इस पाबंदी को आप पर से खत्म किया। 2002, 2007 और 2011 के इंतखाबात में आपकी पार्टी ने मुसलसल 3 बार जीत हासिल की और आप तुर्की के 3 दफा वजीर आजम मुंतखब हुए। आपके दौर में तुर्की ने बहुत तरक्की की और बहुत से मिसाइल को हल किया गया। आपने तालीम के शोबे में 7.8 अरब लीरा के बजट में 134 अरब लीरा का इजाफा किया। आपने 27 नए एयरपोर्ट्स बनवाए। आपने ट्रैफिक का मसला तुर्की से खत्म कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रजब तैयब उर्दुगान आलमी तौर पर कब मशहूर हुए? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। 2008 में जब इसराइली फौजियों ने गजा की पट्टी पर मजलूम और कमजोर फलस्तीनियों पर हमला किया तो उसी साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर तैयब उर्दुगान ने इसराइली वजीर आजम शिमोन पेरेस को पूरी दुनिया के सामने मासूम बच्चों और खवातीन का कातिल और काबिज करार दिया और गुस्से से उठकर चले गए। इस तकरीर के बाद आप पूरी उम्मत मुसलमान के लिए हीरो बन गए। पूरी दुनिया की मीडिया ने आपको कवरेज दी। ये वो वक्त था जब इसराइल को एक मुसलमान लीडर ने पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा दिखाया था। जब आप वापस आए तो तुर्की के लोगों ने आपका वालिहाना अंदाज में आपका इस्तकबाल किया। 2009 में जब आपने पाकिस्तान का दौरा किया तो आपको निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। इसके अलावा आपने और भी बहुत से मेडल्स अपने नाम किए। 2014 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो आप तुर्की के 12वें प्रेसिडेंट बने। 15 जुलाई 2016 में जब फौजी बगावत हुई तो अवाम ने इसको नाकाम कर दिया। मर्द, खवातीन, बच्चे तरबियत याफ्ता फौजियों के टैंकों के सामने आ गए और एक ही नारा था, मर जाएंगे पर अपने सदर का सर नीचे न होने देंगे। और यूं 24 घंटों के अंदर ही फौजी टैंक वापस चले गए। इस वाक़े के बाद पूरी आलम इस्लाम और पूरी दुनिया में आपकी ताकत का अंदाजा हो गया था कि आप किस कदर ताकतवर हैं, कि आपकी एक तकरीर पर अवाम घरों से कैसे बाहर निकली और उन्हें फौजी बगावत को नाकाम बना दिया। इसके बाद जिसने ये बगावत कराई वो CIA का एजेंट था और उसको सजाए मौत दी गई और जिन फौजियों ने बगावत की उनको
उनको भी सख्त सजाएं दी गई। पूरी उम्मत मुसलमान को आप पर नाज है और आपके दिल में उम्मत के लिए दर्द है। अगर बर्मा की बात की जाए तो मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ आपने आवाज बुलंद की और उनको इमदाद भेजी। फलस्तीन पर आप इसराइल के सामने डट गए और आपने उनके लिए इमदाद की और फौजी मदद भेजी। शाम के मसले पर आप बोले। शाम और इराक के बामी जंग में तकरीबन 30 लाख मुहाजिरीन को आपने पनाह दी और उनको शहरियत देने का भी ऐलान किया। मसला कश्मीर पर अब आलमी फोरम पर बात करते हैं। 2018 में जब ट्रंप ने बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाना चाहा तो सबसे पहले तुर्की के सदर ने इस पर बात की और इसकी मुखालफत की और एक बहुत ही शानदार तकरीर की। तो तकरीर कुछ यूं है कि अगर बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से चला गया तो मदीना भी बचा ना पाएंगे, अगर मदीना भी बचा ना सके तो मक्का को भी खो देंगे और अगर मक्का को भी न बचा सके तो काबे से भी महरूम हो जाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यरूशलेम का मतलब इस्तांबुल है, इस्लामाबाद है, जकार्ता है, मदीना का मतलब काहिरा है, दमिश्क है, बगदाद है। काबा हमारी इज्जत और नामूस है और हम इस पर फख्र है और तमाम मुसलमानों की जिंदगी है। हम इस पर कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। तुर्की ने जब रूस से एयर डिफेंस का मुआहदा किया तो अमेरिका ने इसके खिलाफ बात की, लेकिन तैयब एर्दोगान का बयान सुने। उन्होंने साफ साफ ट्रंप को कहा कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं कि जो तुम चाहो वो हम करें। आप अक्सर अपनी तकरीरों में 2023 की बात करते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा कमजोर तुर्की नहीं रहेगा। इसकी भी वजह यह है कि जब जंग अजीम अव्वल में उस्मानियों को अपने इत्तेहादियों से शिकस्त हुई, जिसमें कि बरतानिया और फ्रांस और कुछ हद तक अमेरिका भी शामिल था, तो एक जबरदस्ती तुर्की पर मुआहदा थोपा गया और उस मुआहदे को दुनिया आज मुआहदे लौज़ान के नाम से जानती है और जिसकी शराइत ये थी कि सुल्तान की जो जाती जागीरें हैं वो जब्त कर ली जाएंगी, खलीफा को 3 बड़े आज़म की खिलाफत से दरबदर होना पड़ेगा, खलीफा को जला वतन कर दिया जाएगा, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया जाएगा, तुर्की अपना तेल नहीं निकाल सकेगा, प्रकाश की जो आलमी बंदरगाह और गुजरगाह है पर पाबंदी होगी, तुर्की उससे कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। ये मुआहदा 2023 में खत्म होना है क्योंकि ये मुआहदा 1923 में हुआ था। इसके बाद तुर्की के हाथ पांव खुल जाएंगे और तुर्की खुलकर उम्मत मुसलमान की मदद के लिए आगे होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और देखते हैं 28 न्यूज़।